गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हल करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है वो एमजीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस पेपर के अंदर। ऐसे क्वेश्चन है वो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जामों में आते रहते हैं। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। इस न्यूमेरिकल को हम 3 तरीकों से हल करेंगे। पहला तो साधारण तरीके से किरचॉफ के नियम की सहायता से, वोल्टेज रूल की सहायता से, और फिर थेवेनिन तथा नॉर्टन प्रमेय की सहायता से इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। क्योंकि पीछे एग्जाम में पूछा गया तो प्रश्न ये था कि परिपथ में प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना था। लेकिन कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि परिपथ में थेवेनिन थ्योरम से प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, या फिर यूं भी आ जाता है कई बार कि परिपथ में नॉर्टन प्रमेय की सहायता से प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो हम इसको तीनों विधियों से हल करेंगे। अगर ये पूछा नहीं जाए कि थेवेनिन या नॉर्टन प्रमेय से हल कीजिए, तो हम साधारण तरीके से भी हल कर सकते हैं किरचॉफ के नियम की सहायता से। तो तीनों विधियों से इस न्यूमेरिकल को हम हल करेंगे। आपको कौन सी विधि अच्छी लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी विधि है वो अच्छी लगी, क्योंकि उसी विधि से फिर न्यूमेरिकलों को हल किया जाए। अगर ये पूछा नहीं जाए कि किस विधि से हल करना है, क्योंकि जब तक ये दिया नहीं जाए कि इस विधि से हल कीजिए, तो हम किसी भी विधि से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। अगर फिर भी थेवेनिन थ्योरम से इस न्यूमेरिकल को हल करना पूछा जाए और थेवेनिन प्रमेय से आपसे हल नहीं हो, तो आप साधारण तरीके से या नॉर्टन प्रमेय से इसको हल जरूर करें, क्योंकि कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। तो कुछ हम तो आ ही जाते हैं, अगर वो विधि फॉलो नहीं करें, क्योंकि आंसर तो आ ही जाता है, वो विधि अगर हम काम में नहीं लें, दूसरी विधि काम में ले लें, वो विधि हमें नहीं आती हो, तो दूसरी विधि से भी हल तो करना ही चाहिए न्यूमेरिकल को। तो चलिए पहले देखते हैं किरचॉफ के नियम से इस न्यूमेरिकल को हम कैसे हल करेंगे। इसके लिए हम इस परिपथ में धारा I1 मान लेते हैं, इस लूप में धारा I1 मान लेते हैं। ये देखिए बैटरी का पॉजिटिव आगे है, तो यहाँ से हम धारा मानेंगे कि इस तरफ बह रही है, और इसमें सुविधा के लिए इस तरफ मान लेते हैं, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ है, तो I2 धारा इस तरफ बहती हुई मान लेते हैं। अब हम इस लूप में किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाएं तो क्या मिलेगा, देखें। यहाँ से शुरू हो जाएं और हम जितने भी लूप लेंगे, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में किरचॉफ का नियम है वो लगाएंगे। तो यहाँ देखें, आप यहाँ से शुरू करें और धारा की दिशा में ही चलें, तो नियम क्या कहता है, देखें। E1 माइनस I1 इंटू 5 और I1 इंटू 10। अब ये देखिए हम इस दिशा में चल रहे हैं और I2 धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कितना होगा, I2 इंटू 10 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हल करें तो क्या मिलेगा, देखें। E1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 10 वोल्ट है, तो हम 10 लेंगे यहाँ। 5I1 माइनस 10I1 प्लस 10I2 बराबर 0। इसको जोड़ लेते हैं, बराबर के उस ओर स्थानांतरित कर देते हैं, तो क्या आएगा, 15I1 10I2। अब देखिए हम इस लूप में किरचॉफ का नियम लगाएं, यहाँ से शुरू हो जाएं, इस तरफ चलें, तो क्या मिलेगा, देखें। 20 माइनस 10 इंटू I2, और इसमें साथ में I1 धारा ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो ये धारा देखें आप, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 10 इंटू I1, और फिर यहाँ तक आ गए, फिर आगे चलें तो
ये R2 है -15 I2 बराबर 0। तो इसको हल कर लेते हैं तो क्या आएगा 25 I2 -10 I1। अब देखिए हम इन दोनों समीकरणों से I1 तथा I2 का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे करें? I1 का गुणांक सेम कर लेते हैं, पहले I2 का मान निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो I1 का गुणांक सेम हो जाएगा। तो इस समीकरण को मैं गुणा कर रहा हूँ कितने से? 3 से। ये हो जाएगा 60 75 I2 -30 I1, और इसको गुणा करें 20 से तो क्या आएगा 30 इंटू I1 -20 इंटू I2, और इसको हम जोड़ देते हैं तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना आया 80 बराबर, ये कितना आएगा, इसमें से ये घटा दो 5 और 5 I2। तो I2 की वैल्यू हमारे पास आई 80/55। तो 5 से इसको काट दें, I2 की वैल्यू ये आई। अब देखते हैं I1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो I2 की वैल्यू हम इस समीकरण में रख देते हैं, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 10 बराबर 15 I1 माइनस 10 इंटू 16/11। इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या आएगा 10 प्लस 160/11 बराबर 15 I1, और इसका एलसीएम 11 आ जाएगा 110 प्लस 160 बराबर 15 I1, और ये हो गया 270/11। 15 को इधर भेज देते हैं, से I1 का मान आएगा। तो इसको काटें 3 से 5 90, और इसको काटें 5 से तो क्या आएगा 18/11 आया, यानी I1 का मान आया हमारे पास 18/11। तो देखिए R3 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना था। तो R3 में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? देखिए आप, I1 इधर चल रही है और I2 इधर चल रही है, तो नेट धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I1 माइनस I2 प्रवाहित हो रही है। आने वाली को हमने पॉजिटिव ले ली धारा, और ऊपर की ओर जाने वाली को नेगेटिव ले लिया, तो कितनी धारा, नेट धारा कितनी प्रवाहित हुई? यानी कहने का मतलब 18/11 तो नीचे की ओर धारा बह रही है, और ऊपर की ओर कितनी जा रही है 16/11, तो नेट धारा कितनी बह रही है I1 माइनस I2, यानी I1 माइनस क्या कर देंगे I2 कर देंगे, तो R3 में प्रवाहित धारा का मान आ जाएगा, यानी 18/11 माइनस 16/11, तो ये आ गया 2/11 एम्पियर। तो ये I कह देते हैं इसको। ये कौन सी धारा है? जो कि R3 में से प्रवाहित हो रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? परिपथ में प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना आया मान R3 में? 2/11 एम्पियर आया। तो ये तो था एक तरीका। अगर कुछ कहा नहीं जाए न्यूमेरिकल के अंदर कि धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम किरचॉफ का नियम भी लगा सकते हैं, कोई प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि प्रमेय लगाएं, जैसे थेवेनिन प्रमेय लगा लेते हैं। पहले थेवेनिन प्रमेय से इसका हल देखते हैं कितना आता है। वैसे हल तो उतना ही आना है,
2/11 ही आना है, लेकिन थेवेनिन प्रमेय से कैसे निकाला जाता है वो देखें, हल है वो। R3 अपना 10 ओम है, याद रखें। इसको थेवेनिन प्रमेय से हल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। इन टर्मिनलों के मध्य हमें वोल्टेज ज्ञात करनी होगी। ये लोड मान लीजिए आप, जैसा कि प्रमेय हम कहते हैं कि इसको किस में, एक जटिल नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में बदला जा सकता है, जिसमें क्या है, एक विद्युत वाहक बल का, जिसका विद्युत वाहक बल EEQ है का स्रोत लगा होता है तथा श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZEQ लगी होती है। तो ये तो हम जानते हैं कि EEQ होता क्या है। EEQ क्या होता है, टर्मिनलों को ओपन रखते हुए, जैसा कि हमने अब किया है, टर्मिनलों को ओपन कर दिया, ओपन रखते हुए टर्मिनलों के मध्य मापित वोल्टता के तुल्य होता है EEQ का जो मान है वो। और ZEQ क्या होता है, टर्मिनलों के मध्य मापित कुल प्रतिबाधा होती है। जब सभी स्रोतों को उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस कर दिया जाए, तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले EEQ ज्ञात करेंगे। इन दोनों टर्मिनलों के मध्य क्या ज्ञात करनी है, वोल्टता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए पहले हम इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात कर लेते हैं, I ज्ञात कर लेते हैं। इस रूट के अंदर कितनी धारा बह रही है, किरचॉफ का नियम लगाएं तो क्या मिलेगा, यहां से शुरू हो जाएं 20, और ये आगे की तरफ पॉजिटिव है तो प्लस ही आएगा, और -5I -15I, लूप पूरा हो गया, बराबर 0। तो ये आ गया 30 और ये हो गया 20I बराबर 0। तो I की वैल्यू कितनी आई, 3/2 एम्पियर आई। कहने का मतलब इस रूट में कितनी धारा चल रही है, 3/2 एम्पियर चल रही है। तो हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें ये चेक करना था कि इसमें कितनी धारा बह रही है, कितनी चल रही है। सेम ही चलेगी पूरे लूप के अंदर, एक ही लूप है, एक ही पथ है, 3/2 एम्पियर चल रही है। अब हमें ज्ञात करना था, इन टर्मिनलों के मध्य वोल्टता ज्ञात करनी थी। तो क्या करें, हम वोल्टता ज्ञात कर लें, और क्या करें, ये ज्ञात करना है, विभवांतर यहाँ का वोल्टता EEQ। तो इधर पॉजिटिव मान लें, इसको क्या मान लें, नेगेटिव। तो यहां हम क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगा देंगे इस दिशा में, और इसी दिशा में चलेंगे। इसी दिशा में धारा प्रवाहित हुई मानी है हमने 3/2 एम्पियर। तो क्या आएगा देखें, यहां से शुरू हो जाए, 10 -IR से विभवांतर आ जाएगा यहाँ का 5 × 3/2, और आगे सिरा क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा -EEQ बराबर 0। और इसको हम हल कर लें, -15/2 बराबर EEQ, और कितना LCM आया, 2 आया। तो ये आया 20 -15 बराबर EEQ। तो ये वोल्टता कितनी आई, 5/2 वोल्ट आया। EEQ का जो मान है वो 5/2 वोल्ट आया। और ZEQ क्या है, ZEQ टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा है, जब सभी स्रोतों को हटा करके उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस कर दिया जाए। तो आंतरिक प्रतिबाधा तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं,
ये 10 वोल्ट था ना इधर वाला, और ये 20 है, इसको उठा रहे हैं, वापस लगाएंगे। तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए हम विद्युत स्रोतों को उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो करेंगे, यहाँ आंतरिक प्रतिबाधा है ही नहीं तो सीधा शॉर्ट सर्किट कर देंगे स्रोतों को हटा करके। तो यहाँ जैसे ये पॉइंट ए कह दें, ये बी कह दें, इनके मध्य मापित प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो ये कौन सा क्रम है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर कर दें, ऐसे समझें आप, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, ए, इसको इधर ऐसे बी कह दिया। तो ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो समांतर क्रम से ज्ञात होगा। ये ए पॉइंट था और ये बी था, तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, फिर ये हो जाएगा गुणा बटे जोड़, (75/20) ओम आ जाएगा। किसका मान, ZQ का। तो ये हम लिख देंगे 75/20, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ था, इन टर्मिनलों के मध्य R3 जुड़ा हुआ था, तो ये लोड है वो यहाँ लगा देते हैं। R3 की वैल्यू थी 10 ओम, और EEQ कितना आया, 5/2 वोल्ट आया। तो ये R3 है अपना, R3 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो इस लूप में तो सेम चलेगी धारा, बैटरी से चलने वाली धारा ज्ञात कर लेते हैं, वही R3 में प्रवाहित होगी। तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया, +10 कर देते हैं, 20 + 200, ये आ गया 275/20, और इसमें से धारा कितनी प्रवाहित होगी, वोल्टेज बटे में प्रतिरोध। वोल्टेज कितनी है, 5/2 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना है, 275/20। तो ये रह गया, इसको काटें, और इसको फिर से काटते हैं 5 से, तो क्या आएगा, 2/11। यानी बैटरी से कितनी धारा चल रही है, 2/11 चल रही है। और वही यहाँ कोई दूसरा पद तो है नहीं, R3 में भी कितनी जाएगी, फिर 2/11 ही जाएगी। तो इस प्रकार हमने थेवेनिन प्रमेय की सहायता से R3 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया, जो कितना आया, 2/11 एम्पियर आया। अब हम ज्ञात करेंगे R3 में से प्रवाहित धारा का मान नॉर्टन प्रमेय की सहायता से। तो वापिस आते हैं हम, ये R3 था, R3 की वैल्यू कितनी थी, 10 ओम थी, और ये बैटरी कितने वोल्ट की थी, 10 वोल्ट की, और ये 20 की। पॉजिटिव इधर था और नेगेटिव ऊपर था, 20 वोल्ट की थी, जिसको हम E2 कह रहे थे, और इसको E1। तो इसको हम पहले किसमें, तुल्य नॉर्टन परिपथ में चेंज करेंगे। नॉर्टन प्रमेय लगा करके, नॉर्टन प्रमेय के क्या कहता है कि एक जटिल जाल, द्विटर्मिनल जाल जो कि रेखीय प्रतिबाधाओं से मिलकर बना हुआ है, को एक सरल परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें एक विद्युत धारा का स्रोत लगा होता है तथा समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा ZQ लगी होती है। और विद्युत धारा स्रोत का जो धारा का मान है वो क्या होता है, टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट करते हुए प्रवाहित धारा के बराबर होता है। और ZQ क्या होता है,
सभी विद्युत स्रोतों को उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस करने पर जो टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है उसके बराबर होता है। तो पहले हम धारा स्रोत से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तो धारा क्या होती है? टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट करते हुए धारा के बराबर होती है। शॉर्ट सर्किट करने पर जो धारा बहती है ना, वो ही क्या होती है? ये धारा IEQ होती है। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया तो देखें धारा, जैसे इसमें मान लेते हैं हम I1 और इसमें इस लूप में I2 मान लेते हैं। तो देखते हैं कितनी धारा प्रवाहित हुई इसके इस रूट के अंदर। I1 और I2 का जोड़ कर लेंगे, फिर I1 और I2 ज्ञात कर लेते हैं। किरचॉफ का नियम लगाएं, 10 - 5 × I1 बराबर 0, और इसमें किरचॉफ का नियम लगाएं, 20 - 15 × I2 बराबर 0। तो यहां से धारा का मान कितना आ रहा है? देखें 10/5 यानी 2 एम्पियर। नहीं, यहां पर हमने नियम गलत लगा दिया। पॉजिटिव इधर है, इस तरफ धारा का मान लेते हैं I2। बैटरी का साइन ध्यान में नहीं रखा, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे तो इस तरफ भी लूप बना सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नियम सही तरीके से नहीं लगाया। तो यहां से अब शुरू करें, 20 - 15 × I2 बराबर 0, क्योंकि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में हम चल रहे हैं, किरचॉफ का नियम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये विभवांतर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, जैसा कि इसमें आया। यहाँ से शुरुआत करते हुए इधर आए तो 10 - 5 × I1 आया। तो यहाँ से धारा कितनी आई? 2 एम्पियर। और यहाँ से देखें कितनी आ रही है, 20 बराबर 15 I2। तो I2 बराबर आ जाएगा 20/15, या फिर 5 से काट दें, 4/3 एम्पियर। तो देखिए A से B की ओर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? तुल्य धारा कितनी है A से B की ओर? I1 तो नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, I2 ऊपर की ओर। तो नेट धारा कितनी हुई? I1 - I2 हुई। तो I1 में से I2 घटा लेते हैं। देखिए ये R3 से प्रवाहित धारा नहीं है, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर रखा है। R3 यहाँ है ही नहीं फिलहाल, तो ये R3 से प्रवाहित धारा नहीं हो सकती। ये तो हम शॉर्ट सर्किट धारा का मान ज्ञात कर रहे हैं, वो धारा है। I1 कितना है? 2 - I2 है 4/3। तो एलसीएम कितना है? 3, 2/3 एम्पियर। ये मान आया IEQ का, 2/3 एम्पियर। और इन दोनों पॉइंटों के मध्य तुल्य प्रतिबाधा कितनी होगी जब विद्युत स्रोतों को हटा लिया जाए? ये 10 का है, याद रखें, और ये 20 है। विद्युत स्रोतों को हटा लिया, उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस कर दिया। आंतरिक प्रतिबाधा थी नहीं, तो सीधा ही शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम नहीं है। कौन सा है? समांतर क्रम है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? गुणा बटे जोड़, यानी 75/20, 75/20। और ये पॉइंट अपने क्या हैं? A और B वाले हैं। इसके मध्य क्या जुड़ा हुआ था? R3 जुड़ा हुआ था, जो कितना था? 10 ओम था। और अब हम वापस वो सोर्स लगा देते हैं। ये है 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। ये नेगेटिव साइन है। तो यहां R3 से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, तो R3 को यहां लगा देते हैं। ये हमने नॉर्टन प्रमेय से तुल्य परिपथ बना लिया इस सर्किट का। R3 बराबर कितना है? 10 ओम है।
तो अब हम क्या करें, R3 से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, गुणा बटे जोड़, यानी 75/20 इंटू 10/75 प्लस 20 प्लस 10, इसको हल कर लेते हैं, 75/2 और ये आ गया 20 एलसीएम आएगा, 200 प्लस 75 275/20, तो 25 से काट देते हैं, 11 और ये 10 आया, 30/11 आया। यानी इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 30/11 है। और इसमें कितनी धारा बह रही है, इसको 1 बना दिया हमने, 1 बना दें तो इसमें धारा कितनी बह रही है, अगर उसको गुणा कर दें तो ये क्या जाएगा, यहाँ जो एक प्रतिरोध लगाया है 30/11 ओम का, उस पर विभवांतर आ जाएगा। तो गुणा करें, यानी कहने का मतलब ऐसे किया है हमने, ये धारा स्रोत है और ये एक ही इम्पीडेंस या प्रतिरोध लगा दिया 13/11 का, ए और बी के मध्य। तो धारा हमें मालूम है 2/3 एम्पियर चल रही है, तो यहाँ विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, V बराबर आई आर, 30/11 इंटू 2/3, तो 20/11 वोल्ट, इतना विभवांतर उत्पन्न होगा। ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है, 20/11 है ए और बी के मध्य। तो ए और बी के मध्य, तो इस पर भी विभवांतर उतना है, इस पर भी विभवांतर 20/11 ही है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। तो यहाँ से धारा कितनी प्रवाहित होगी, ये विभवांतर हमें मालूम है और प्रतिरोध हमें मालूम है, तो धारा ज्ञात कर लेंगे V/R से। आई बराबर क्या आ जाएगा, V/R। V कितना है 20/11 और अपॉन R कर दें 10, क्या आया 2/11, जो कि R3 में से प्रवाहित धारा का मान है। तो हमने देखा कि सेम रिजल्ट प्राप्त हुआ। पहले हमने किरचॉफ के नियम से R3 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया, जो कि 2/11 एम्पियर आया। फिर थेवेनिन प्रमेय से ज्ञात किया, फिर भी 2/11 एम्पियर आया। और फिर नॉर्टन प्रमेय से धारा का मान ज्ञात किया और 2/11 एम्पियर आया। तो ये किसी भी विधि से हम जब दे नहीं रखा हो तो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन जब दे रखा हो तो उसी पर्टिकुलर विधि से हल करना चाहिए, और वो नहीं आती हो तो फिर हम दूसरी पर जाएं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी विधि है वो अच्छी लगी, कौन सी विधि सरल है इस क्वेश्चन को करने के लिए।